अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। बहावलपुर में फिल्मी किस्म का वाकया पेश आया है। ये केस सुनने के बाद आपको लगेगा कि आप सलमान खान की फिल्म दबंग से मिलती जुलती कहानी सुन रहे हैं। किरदार भी दबंग फिल्म से मिलते जुलते हैं। दबंग फिल्म में कत्ल का मुलजिम घर में छुप जाता है और फिर सलमान खान, जो कि फिल्म में थानेदार चुलबुल पांडे के रोल में होता है, घर पर छापा मारता है और इस मुलजिम को पकड़ता है। साथ ही इसकी नजर पड़ जाती है सामने खड़ी सोनाक्षी सिन्हा पर। पहली नजर में प्यार हो गया। ये मूवी का सीन है जो यकीनन 70-80% लोगों ने देखा होगा। बहावलपुर में भी सेम ऐसा ही वाकया पेश आया, जहां थानेदार मुलजिम को पकड़ने के लिए घर गया। वहां पर एक लड़की होती है। जैसे ही उस लड़की के ऊपर नजर पड़ती है, ये थानेदार वहां दिल दे आता है। दबंग फिल्म के क्लाइमेक्स में हीरो प्लस हीरोइन यानी हीरो और हीरोइन जो है वो एंड पर एक हो जाते हैं। मगर बहावलपुर के केस में एक नहीं हुए, बल्कि इस केस में लड़की उसी थाने में जाकर उसी थाने में तैनात थानेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है और ये मुकदमा दर्ज होता है ज्यादती का। तफसीलात सारी आपको बताऊंगी कि ये लड़की कौन है, थानेदार कौन था, थाना कौन सा था, ज्यादती तक ये छापा कैसे पहुंचा। भाई मारने तो आप छापा गए थे, पकड़ने तो आप मुलजिम गए थे, वहां पे आप दिल दे के आ गए और फिर दिल दे के आप ज्यादती तक कैसे पहुंचे, इस पर मैं डिटेल से बात करती हूँ। बहावलपुर का ये अफसोसनाक वाकया है और इलाका है मुश्ताक कॉलोनी। यहाँ पर घर की जो सरबराह है वो खातून है। खातून का नाम है शगुफ्ता उस्मान। इनके मियाँ का इंतकाल हो चुका है और इनके मियाँ का नाम है राशिद मुस्तफा साहब। अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी अता फरमाई, यानी अकलौती बेटी है। वो अकलौती बेटी जो है उसका नाम रखा गया इकरा। इकरा पढ़ने लिखने में ज़हीन और लाइक लड़की थी। स्टडीज में इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जब डिग्री होल्डर हुई तो अपनी नौकरी की तलाश का आगाज किया कि अच्छी जॉब मिल जाए, थोड़ा सा एक्सपोजर हो जाएगा। घर का सारा खर्चा चलता था बाप की विरासत में मौजूद एक दुकान के किराए से, क्योंकि कमाने वाला दुनिया से चला गया, भाई इसका कोई और था नहीं। अब मैं आपको जो तमाम की तमाम डिटेल्स दे रही हूँ और देने जा रही हूँ, ये सारी डिटेल्स शेयर की हैं इकरा ने, जो हमारे आज के केस का मेन कैरेक्टर है। 19 अक्टूबर को 2024 रात के 9 बजे इकरा के घर पर एक मुलजिम छत के रास्ते कूदकर घर के अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे वो मुलजिम नीचे आता है, कहता है इनको, मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, मुझे छुपा लें, किसी को बताना नहीं, मैं बेगुनाह आदमी हूँ। अब इकरा और इसकी वालिदा खौफ खा गई, डर गई, भागी बाहर की तरफ और अंदर ही अंदर सोच रही है पता नहीं कौन सा बंदा घर के अंदर घुस आया है, कोई डाकू है, कोई कातिल है, कोई कल शक्ल तो नहीं करके आया, आखिर ये बंदा है कौन। खौफ खा गई दोनों डरकर जब घर से बाहर भागी तो जाके देखा कि गली में नफरी लगी हुई है। देखा कि पुलिस का डाला खड़ा है और पुलिस किसी बंदे की तलाश में है और उस बंदे की तलाश में जो इनके घर पर छुप कर बैठा हुआ है। माँ और बेटी समझदारी के साथ पुलिस को इशारा कर देती हैं और बताती है कि हमारे घर में छुप के बैठा है, उधर जाके ढूंढो उसे। पुलिस इस इशारे को समझते हुए फौरन रिएक्ट करती है और घर के अंदर घुस जाती है और जाके मुलजिम को दबोच लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। अब यहाँ से बड़ी दिलचस्प कहानी है। जो वकुआ हुआ उसका आगाज इस पॉइंट से हुआ, ये टर्निंग पॉइंट है। सुनिए, नफरी जो आई थी, जो गली में मौजूद थी और जो इस घर के अंदर घुसी जहां से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, उस नफरी में एक पुलिस मुलाजिम जो कि सब इंस्पेक्टर है, नाम है इसका एहतशाम, बताती है इकरा कि मुझे एहतशाम कहता है अपना नंबर दे दें आप। इकरा कहती है क्यों, मैं अपना नंबर क्यों दे दूं भैया आपको। एहतशाम क्या कहता है, आपके घर से बड़ा खतरनाक किस्म का मुलजिम हमने पकड़ा है, कल को इंक्वायरी के सिलसिले में आपसे कोई राब्ता करना पड़ जाता है, कोई तहरीर लिखवानी पड़ जाती है, कोई वकूए की जगह बतानी पड़ जाती है, तो हम आपसे राब्ता कैसे करेंगे बीवी, इसलिए आपका नंबर चाहिए। इकरा कहती है अच्छा ओके गॉट इट, मैं आपको अपना नंबर देती हूँ और फिर इकरा अपना नंबर नोट करवा देती है इस मुलाजिम को, सब इंस्पेक्टर एहतशाम को। 22 दिसंबर को 2 माह के बाद एहतशाम फिर से कॉल करता है और गुफ्तगू क्या की इस कॉल पर, ये कहा आप लोग कितने बहन भाई हो। इकरा ने कहा मैं तो अकलौती हूँ, मैं तो अकेली हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है। अच्छा वालिद साहब कहाँ हैं आपके। मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए। अच्छा तालीम कहाँ तक हासिल की। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, जॉब की तलाश में हूँ,
इंटरव्यूज वगैरह अप्लाई किए हैं ऑनलाइन, अब देखिए अगर कोई बुला लेगा तो। फिर आगे से उसको मजीद ये भी कहता है आपके आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे इस बात की आज तक नहीं समझ आई कि ये गैर आदमी जब आके कहता है कि मैं आपको सहारा दे देता हूँ, सख्त खिलाफ हूं मैं इन सहारों के, इन शोल्डर्स के। अच्छा खैर, आपके आगे पीछे कोई नहीं है, किसी भी गलत किस्म के बंदे के हत्थे ना चढ़ जाना। तुम ये तसल्ली रखो इकरा कि तुम्हारी जॉब तलाश करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सपोर्ट करूंगा, अपने सोर्सेस को इस्तेमाल करूंगा। और फिर कहते हैं अपना ख्याल रखें जनाब। फोन बंद हो जाता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और फिर ये कॉल्स का जो सिलसिला है ये कॉन्टिन्यूसली 3 माह तक जारी रहा। 13 मार्च को एहतशाम सब इंस्पेक्टर फिर से कॉल करता है इकरा को, कहता है कि आज शाम 6 बजे तुम्हारा इंटरव्यू है। मैंने जॉब के लिए किसी को कहा हुआ था तो उन्होंने तुम्हें बुलाया है, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा, तसल्ली रखो तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम सिर्फ इतना करना कि यूनिवर्सिटी चौक में आ जाना, मैं वहां से गाड़ी पे तुम्हें पिक कर लूंगा। आते हुए अपनी सीवी लेकर आनी है, आते हुए अपना डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे लेकर आने। कहती है डन। शाम के 6 बज गए और 6 बजे इकरा चले गए यूनिवर्सिटी चौक पर टाइम के मुताबिक एग्जैक्टली। आगे गाड़ी लगी हुई है एहतशाम सब इंस्पेक्टर की, बैठी गाड़ी के अंदर और उसने ड्राइव करना शुरू किया। सीधी ब्रेक लगी एक बिल्डिंग के आगे। इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर तुम्हारा इंटरव्यू है, वहां ऑफिस बना हुआ है, मैं गाड़ी पार्क कर लूं फिर चलते हैं ऊपर। जब 3rd फ्लोर पर पहुंचे तो मैंने देखा कि वहां तो कोई ऑफिस था ही नहीं, वहां पर तो था फ्लैट। इतने में एहतशाम ने अपनी गन निकाली और असलहे के जोर पर मेरे साथ ज्यादती कर डाली। ये सारी बातें इकरा बता रही है। ज्यादती करने के बाद जो कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, मुझे तुम जैसी ही खूबसूरत लड़की की तलाश थी जिससे मैं शादी करूंगा, और तुम्हें तो जॉब भी चाहिए, तो पहले मैं तुम्हारी जॉब लगवाऊंगा फिर तुमसे शादी करूंगा। फिर उसके बाद वापसी पे उसी गाड़ी में बिठाया और वापस यूनिवर्सिटी चौक पर ले आया और लाके वहां पे ड्रॉप कर दिया। लड़की उतरी और खामोश खामोश अपने घर चले गई। 3 माह तक इसने आवाज नहीं निकाली, किसी को कुछ नहीं बताया। 3 माह के दौरान जॉब भी ना लगी और शादी की कहानी तो कहीं दूर रह गई थी। 16 जून को मैंने ये सारी बात अपनी वालदा को बताई। कौन कह रहे? इकरा कह रही है। अम्मा बेचारी अपना सर पीटने लग गई कि तुम अब बता रही हो 3 माह के बाद। माँ और बेटी ने ये फैसला किया कि हम थाने चलते हैं। पुलिस स्टेशन सिविल लाइन बहावलपुर ये चली गई माँ बेटियां। उसके बाद कागजी कार्रवाई की जाती है, एक FIR का अंदराज किया जाता है जिसकी मुद्दइया बनती है यही लड़की इकरा, और ये मुकदमा दर्ज किया जाता है 376 का, यानी कि ज्यादती का। दिलचस्प बात यह है कि ये मुलाजिम जो एहतशाम है, सब इंस्पेक्टर है, ये शख्स इसी थाने में तैनात भी है, यानी इसकी पोस्टिंग भी सिविल लाइन की है और इस पर मुकदमा भी सिविल लाइन में हुआ और इसने रेड भी सिविल लाइन थाने की तरफ से की थी। कैसी दिलचस्प बात है। ये सारा जो मैंने आपको डिटेल के साथ मालूमात दी हैं, तफसीलात बताई हैं, ये तफसीलात इकरा की ज़बानी है। FIR में दर्ज बहुत सी बातों पर मुझे इख्तलाफ है। हम ये कहते हैं कि अकल रखने वाला, जहन रखने वाला, दिमाग रखने वाला, अच्छे बुरे की तमीज रखने वाला, माशरे में उठने बैठने वाला, बेटी, बहू, बाप और भाई, फैमिली वाला हर बंदा मुझे इस बात का जवाब दे कमेंट सेक्शन में। असलहे के जोर पर ज्यादती होती है। बेशुमार केसेस मैंने देखे, डाकू करते हैं, शराबी करते हैं, कबाबी करते हैं, जवारी करते हैं, फिर गाड़ी पे छोड़ के नहीं आते, फिर उधर मार देते हैं, कल कर देते हैं, छुरी फेर देते हैं, वहां बांध के फेंक आते हैं, फसलों में फेंक देते हैं, बेलों में फेंक देते हैं, फिर ये नहीं कहते आओ गाड़ी में बैठो तुम्हें घर छोड़ के। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। दूसरी बात, ज्यादती करने के बाद अमूमी तौर पर जो मुल्जिम होता है या तो वहां से भागने की करता है या अपने टारगेट को मारने की करता है। वो ये नहीं कहता तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल नहीं कहता। आप ये बताती हैं कि ज्यादती करने के बाद इसने मेरी तारीफें शुरू कर दी कि तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुम जैसी लड़की ढूंढ रहा हूं, मैंने शादी करनी थी, चलो तुम खुद ही आ गई, चलकर मैं तुमसे शादी करूंगा। ऐसा कभी आपने सुना? मैंने तो कभी ऐसी FIR ही नहीं सुनी। ये सब कुछ इकरा ने FIR के अंदर दर्ज करवाया। ये मेरा जाती तज्जिया नहीं है, ये FIR की लाइंस है और फिर मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ तफसील से। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, किसी के साथ जाती होती है तो वो 3 माह तक खामोश रहता है, होता है ऐसा। डर गई, सहम गई, खौफ खा गई साइड में, 3 माह के बाद क्यों याद आ गई आपको? अभी भी डरी रहती हैं। और ये ग्रेजुएट है, अनपढ़ नहीं है, ऐसी नहीं है जिसने कभी घर से बाहर देखा ही नहीं है कि घर से बाहर की दुनिया क्या होती है। कॉलेज जाती रही है, बाकायदा तालीम हासिल की है, जॉब की तलाश कर रही है। तो फिर इसको नहीं पता था कि पुलिस वाले ने मेरे साथ गलत किया है तो मैंने आवाज उठा रही है। अब मैं इकरा पर इल्जाम नहीं लगा रही, मैं एहतशाम को भी प्रोटेक्ट नहीं कर रही,
میں بھی اس کی بھی نیت گندی ہو یا ان میں سے جو بھی ہے وہ تفتیش تو کرنی ہے پولیس نے. میں نے بہت سی ایسی پروفیشنل خواتین کو دیکھا جو شریف مردوں کو بدنام کرتی ہیں زیادتی کے الزام میں نے بہت سی ایسی عورتوں کو دیکھا جو خود ہی کھڑے کھڑے کپڑے پھاڑ کے تھانے چلے جاتی ہیں. جی میرے تو کپڑے پھاڑ دیے اس بندے نے, ایسے SHO پرچہ دیتا ہے کپڑے پھٹے ہوئے پہ, اس نے اپنی کرسی نہیں بچانی. ہوئی نہیں ہوئی 3 ماہ لگیں گے 4 ماہ لگیں گے ثابت کرتے. 4 ماہ تک کس نے دیکھا ہے؟ آپ کی تو پگڑی پاؤں میں آ گئی. 2 دن کے بعد پورے خاندان میں, معاشرے میں, محلے میں یہ بندہ اس بندی کے ساتھ غلط کام کر کے آیا. 4 ماہ کے بعد آپ اس کو پرچہ بھی تھما دیں کہ بھائی نہیں یہ تو بے گناہ تھا, اس کا تو DNA میچ نہیں ہوا, اس کی تو رپورٹس میں نہیں آیا کہ اس نے زیادتی کی ہے. کون سنتا ہے؟ تو اس کیس کو کتنے عرصے میں تفتیش کے بعد مکمل کر کے میچور کر کے عوام کے سامنے رکھا جائے گا, ہماری دلچسپی یہ ہے. تھینک یو.